छुट्टी करना भी लेट कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डालिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो भाई, ये जो डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली शब्द ये नाम है उन साइंटिस्ट का जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस का मतलब कोई समझाएगा हाइपोथेसिस क्या होता है? थ्योरम, कोई ऐसा बात जो काल्पनिक हो, बस आपने मन में आया, ख्याल आया, आपने कह दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से कहिए कि सर हम 1 सेकंड में यहां से मार्स पे जाके वहां से लौट सकते हैं, आपके मन में आया, आपने कह दिया, इस बात का कोई प्रूफ, कोई एविडेंस तो है नहीं, बस आपने कह दिया। इन भाई साहब ने भी, डी ब्रोगली साहब ने भी, इनके भी मन में कुछ बात आया, इन्होंने कह दी, और वो बात इतनी तगड़ी थी, इतनी स्ट्रांग थी, इतना सही था कि कोई उसको गलत नहीं बोल सकता था, कोई प्रूफ भी नहीं कर पाता उस समय, खुद उसका प्रूफ नहीं दे पाए थे, बस इनके मन में आया, ये कह दिए। बट बात में इतना दम था कि आपकी बात को उनकी बात को कोई काट भी नहीं सकता था। आपके मन में कोई बात आया, ऐसे ही विचार आया, आपने कह दिया, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, कोई भी उसको प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन उसको कोई काट भी नहीं सकता। इसका मतलब आपकी बात को कहीं ना कहीं लोग सुन तो रहा है, समझ तो रहा है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब इन्होंने ऐसा कौन सा बात कह दिया कि सिर्फ कहने भर से लोग उसको पढ़ना चालू कर दिए। इन्होंने देखा कि भाई जो आपका पूरा ब्रह्मांड है वो 2 चीजों से मिलाकर के बना है, या तो वेव्स से या तो पार्टिकल्स से। जो पूरा आपका यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स 2 ही चीजों से बना है, या तो आपको वेव्स देखने को मिलते हैं यूनिवर्स में, जैसे कि आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया, या तो आपको वेव्स देखने को मिलते हैं, या तो आपको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, या तो आपको वेव्स देखोगे, या तो आप पार्टिकल देखोगे। ठीक है, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने कल पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद ये बात सिद्ध हो गई थी कि भाई जो वेव होता है ना, वो वेव होने के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। कल जो हमने टॉपिक पढ़ के खत्म किया है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका वेव्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, और इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब कि ब्रह्मांड जिन 2 चीजों से मिलकर के बना है, वेव्स और पार्टिकल्स, उनमें से एक चीज वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई अगर नेचर 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक है आपका वेव, एक है आपका पार्टिकल, और वेव अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका लॉजिक उन्होंने दिया कि भाई हमारा जो नेचर है, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। आप अपना खुद का शरीर देखिए, पूरी तरह से सिमेट्रिकल है कि नहीं? तो इसी तरह से उन्होंने लॉजिक लगाया कि अगर आपका नेचर 2 चीजों से मिलकर बना है और एक चीज वेव आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि आपका पार्टिकल जो होगा ये भी क्या करेगा? वेव्स की तरह बिहेव करना चाहिए। इनका ये हाइपोथेसिस था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एवरी मूविंग particle has a wave associated with it. Every moving particle has a wave associated with it. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी वेव को हम कह देते हैं such waves are called what? They are called matter waves. चलो भाई लिखो पहले इतना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखिए। देखिए, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। डी ब्रोगली से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया तो ये बात प्रूव हो गई थी। लोग ये मानना चालू कर दिए थे कि भाई वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है।
डी ब्रोगली ने जो बात कही वो क्या करने का कोशिश कर रहे थे, वो ये प्रूफ करने का कोशिश कर रहे थे कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अब इसी में उन्होंने आगे क्या किया, बोला वो क्या कर रहे थे, वो पार्टिकल को कनेक्ट करना चाह रहे थे वेव से। उन्होंने बोला कि भाई ये जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल के पास पहचान पत्र क्या है, उसका मास। अगर हम बोले कि कोई पार्टिकल है, आप एक पार्टिकल हो, तो आपका पहचान पत्र क्या है कि भाई आपका मास कितना है, तो पार्टिकल के पास है मास। और वेव का पहचान पत्र क्या है, वेव का पहचान पत्र है लैम्बडा, वेवलेंथ। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इसको कुछ कनेक्ट करने का भी कोशिश किया। उन्होंने ये बात सिर्फ बोल देना कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, ये बात तो उन्होंने बोल दिया कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ कोई ना कोई एक वेव एसोसिएटेड होता है, बट सिर्फ उन्होंने ये बात नहीं बोला, उन्होंने ये भी बताया कि वो जो वेव एसोसिएटेड होता है उसका लैम्बडा, उसका वेवलेंथ कितना होगा। कैसे निकाला उन्होंने बोला कि भाई पार्टिकल के पास है मास, वेव के पास है लैम्बडा। अब आइंस्टीन साहब ने उस वक्त तक मास एनर्जी इक्वेशन दे दिया था। क्या होता है मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उन्होंने मास एनर्जी इक्वेशन दे दिया था कि अगर आपके पास मास है तो उस मास में कितनी एनर्जी होगी, आइंस्टीन बता चुके थे। दूसरी तरफ आपको वेव की एनर्जी पता थी, वेव का एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। ये भी एनर्जी बता रहा है, ये भी एनर्जी बता रहा है। और अगर पार्टिकल और वेव आपस में कनेक्टेड हैं, अगर दोनों सेम चीज हैं, अगर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगा तो ये दोनों एनर्जीज भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, hc बाई लैम्बडा को इक्वेट कर दिया mc स्क्वायर से। क्या हुआ, c से c कैंसिल हो गया, लैम्बडा को इधर ले जाइए और mc को नीचे ले आइए, तो आपका ये क्या यहां से आपको मिला, आपको लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mc मिला। यहां पर h क्या है, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और ऐसा यूनिट होता है जूल सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई इन दोनों एनर्जी इक्वेशंस को इक्वेट करके कि लैम्बडा जो होता है वो h बाई mc होता है। अब बताइए लाइट के स्पीड से मूव करने वाला कौन सा पार्टिकल है, फोटोन है। तो ये जो अभी लैम्बडा इक्वल टू h बाई mc आया, क्या बता रहा है, ये आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन बता रहा है, ये बता रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन बराबर क्या होगा, h बाई mc। और mc क्या हम बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मतलब अगर आपको फोटोन से रिलेटेड वेवलेंथ निकालना है तो आप h को डिवाइड कर दीजिए मोमेंटम ऑफ फोटोन से। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अगर फोटोन का वेवलेंथ निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, लैम्बडा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो अगर फोटोन के अलावा अगर किसी दूसरे पार्टिकल का मेरे को वेवलेंथ निकालना हो तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, h बाई मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल p, लिख सकते हैं ना। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बनकर के आया लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv, जहां पर अगर किसी पार्टिकल के पास मास है, अगर वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर उसके पास मोमेंटम p है, तो आप उससे रिलेटेड जो वेव होगा उसका वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p या फिर h बाई mv से। लिख लीजिए यहां तक। समझ में आ रहा है कहानी सारी कैसे चल रही है। पहले आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उसके एक्सप्लेनेशन से पता चला कि वेव जो होता है भाई पार्टिकल होता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। फिर आते हैं डी ब्रोगली और ये अपना हाइपोथेसिस देते हैं कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। और ये बात कहने के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, वो होगा आपका लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv। लिखिए इक्वेशन को क्या कहते हैं सर, E इक्वल टू mc मास एनर्जी इक्वेशन। h बाई mc के बाद हमारा डायरेक्ट h बाई p फोटोन कैसे, हाँ यहीं पे तो हम कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आपको समझ में आया कि अगर फोटोन है, फोटोन का अगर आपको वेवलेंथ निकालना है
तो फोटोन का वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एच को डिवाइड कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन से। तो अगर फोटोन का वेवलेंथ निकालने के लिए आप एच को मोमेंटम ऑफ फोटोन से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर फोटोन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m है और अगर आपको उसका वेवलेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए h को उसके मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका वेवलेंथ मिल जाएगा। इसी को तो बोलते हैं हाइपोथेसिस, की प्रूफ नहीं है, आप तुक्का लगा रहे हैं, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप अपनी बात को कह रहे हैं। हाँ चलिए आगे आइए। आपने बोला कि सर जो मैटर वेव्स होते हैं उनका वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, h बाई मोमेंटम p, या फिर इसी को बोल दो h बाई mv। अब हम क्या करेंगे, इसी वेवलेंथ लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम p क्या होता है, p होता है m इंटू v। यहां से v का वैल्यू निकाल लो मोमेंटम के टर्म्स में और यहां पर पुट कर दो, क्या होगा, v इज इक्वल टू p बाई m। इस v को आप पुट कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी वाले v में, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू p स्क्वायर बाई क्या, m स्क्वायर। ठीक है, m से आपका एक m कैंसिल हो गया तो आपका काइनेटिक एनर्जी आया कितना, p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहां से आपका क्या इक्वेशन बन रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को k से लिख देते हैं, तो आपका मोमेंटम p जो आया वो क्या आया, अंडर रूट 2m इंटू k। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसी मोमेंटम को उठा करके आप लिख दीजिए यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p पे, क्या हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी k। लिखिए, एक दूसरे से रिलेटेड प्रूफ है। हाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो ध्यान इधर बोर्ड पे, डी ब्रॉगली ने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, और उस वेव का उन्होंने वेवलेंथ भी बता दिया कि भाई ये लैम्डा क्या होना चाहिए, h बाई mv के बराबर होना चाहिए। बट जब ये बात बोले, अब कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी नया साइंटिस्ट जब अपनी कोई थ्योरी लेकर के आता है ना, तो सबसे पहले बाकी साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर उस थ्योरी में सच में दम हो तो पहला हर संभव प्रयास करते हैं उसको गलत साबित करने का, गलत सिद्ध करने का। तो ये जब ये थ्योरी लेकर के आए कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है कि हर मूविंग पार्टिकल जिसके पास मास है और वो मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो हम और हम भी क्या है, एक तरह का पार्टिकल है, हमारे पास भी क्या है, मास है, तो क्या हम भी वेव की तरह बिहेव करेंगे अगर हम मूव करेंगे? तो डी ब्रॉगली ने कहा हाँ। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो पार्टिकल है, हम तो वेव है ही नहीं, वेव तो एनर्जी होती है, हम तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बस दिक्कत ये होगी कि आपका वेवलेंथ इतना कम होगा कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मास कितना है, मान लेते हैं उस व्यक्ति का मास है आपका 100 किलो, और सपोज कर लो कि वो व्यक्ति कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से वो व्यक्ति मूव भी कर रहा है। इसके लिए अगर आप उसका वेवलेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर आप इसके लिए वेवलेंथ निकालने जाएंगे तो वेवलेंथ लैम्डा आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसको डिवाइड कर दीजिए इसके मास 100 और वेलोसिटी 10 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻37 मीटर्स। 10⁻⁻37 मीटर्स, तुम सोच भी सकते, मतलब सोच पा रहे हो कितना छोटा। और इतने कम वेवलेंथ को डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हमें
हमारे से जो एसोसिएटेड वेव है, हमें वो वेव दिखता नहीं है, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ इतना कम है कि उसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर यही मास कम हो जाए, यही मास जो भी 100 किलो का मास है, अगर यही मास कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास क्या है, बहुत कम है। अगर आप उनके लिए ये डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने जाओगे, तो मान लो आप अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू तो वही रहेगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है किस ऑर्डर की होती है, 10⁻6। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग ये आता है 7.33 एंगस्ट्रॉम। 7.33 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 7.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इससे कई गुना जो होता है इसका वेवलेंथ बड़ा होकर के आता है। आप इतने वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब आप बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, वहां आपको उनका वेव नेचर देखने को मिलता है, उसको आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड अगर हम मूव कर रहे हैं तो, बट हमारा वेवलेंथ इतना कम है कि उसको डिटेक्ट करना, उसको फील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई बात समझ में, लिख लीजिए। चलिए जी, अभी तक आज आपने कितने फॉर्मूले देखे। पहला आपने देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv। उसके बाद इसी को आप ऐसा ही बोल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां p क्या है, मोमेंटम। इसी लैम्डा को अपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकाला h/√2m इंटू k। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ in terms of accelerating potential, accelerating potential V। लिखिए हेडिंग। बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है आपको। इस चैप्टर में देखिए ज्यादा ना तो फॉर्मूले हैं ना ही ज्यादा डेरिवेशन है, और जिस चैप्टर में फॉर्मूले और डेरिवेशन दोनों कम है ना, उस चैप्टर में आपको अच्छे से घुमाया जा सकता है। हम आपको बार बार बोलते हैं, जो टफ है ना उससे ज्यादा टफ वो है जो आसान है। एकदम जो आपको आसान लगता है ना वही ज्यादा टफ भी होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए आसान नहीं है, वो सबके लिए आसान है। लिख लिए। चलिए, मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं। इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V। आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। इधर आपका कोई चार्ज मान लो यहां पर Q है, ठीक है। आपको पता है कि चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोग ये पढ़े हैं कि करंट या फिर चार्ज ऑलवेज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है जी। आपने ये भी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होगा तो ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस इक्वेशन से आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्क डन ऑन चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन चार्ज Q बराबर Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जब आप इस चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखेंगे तो इस पर कितना वर्क होगा, इतना वर्क होगा। मतलब ये इतने वर्क डन के बाद ये चार्ज क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, और यही वर्क डन कहां चली जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? अगर आप चार्ज पे काम करेंगे, वर्क डन कुछ भी, तो क्या होगा, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो सारा का सारा वर्क डन उसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब आपको लैम्डा का जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पता है,
तो अगर आप इसमें काइनेटिक एनर्जी के बदले क्यूवी को रख देंगे तो आपका लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ जाएगा। रख दो, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा होता है h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी के का वैल्यू आपने निकाला q इंटू वी, रख दीजिए यहाँ पे h बाई अंडर रूट 2m इंटू q इंटू वी। ये क्या है, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v, लिखिए। अच्छा चलिए आइए इधर देखो, आपने बोला कि सर ये जो लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये क्या होता है h बाई अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v। अगर हम इस लैम्डा का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने जाएं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, h का वैल्यू डाल दो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इंटू जो भी आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा v, उसको आप यहां पर रख दो। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट 150 बाई वी, और ये आता है आपको एंगस्ट्रॉम्स में, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 12.27 बाई अंडर रूट वी, ये भी आपका किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम्स में। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इसको आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बाकी किसी मास पे नहीं लगा सकते हो। तो लिख लीजिए लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपका, या तो आप लिख दो 150 बाई v, या फिर आप इसी को लिख दीजिए 12.27 बाई अंडर रूट v, दोनों किसमें है, इन एंगस्ट्रॉम्स। लिखिए चलिए जी आगे आइए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। चलो भाई क्या होता है देख लेते हैं। तो सर आपने बोला कि लैम्डा होता है h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है f बाई 2 इंटू k डैश इंटू t, जहां f क्या है, f है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, k डैश क्या है, k डैश है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। और T क्या है आपका, T जो है वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कि ये भी किसमें होगा आपका टेम्परेचर, ये भी होगा आपका केल्विन में। तो अगर आपको गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी पता है और आपको लैम्डा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पता है, तो आप इस काइनेटिक एनर्जी को यहां रख सकते हैं, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, लैम्डा फॉर गैस मॉलिक्यूल्स जो आपका बन करके आएगा क्या आएगा, h बाई अंडर रूट 2m इंटू f बाई 2 k डैश इंटू t, 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। क्या बन करके आया ये, h बाई अंडर रूट m f k डैश इंटू t। अगर आपका गैस मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, अगर आपका मोनोएटॉमिक है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो आपका f का वैल्यू होता है वो होता है 3, आपका क्या होता है f का वैल्यू 3, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन के आया h बाई अंडर रूट 3m इंटू k डैश इंटू h बाई अंडर रूट 3m इंटू k डैश इंटू t। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो मास m का वैल्यू है
फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए आपको इसको पुट करना पड़ेगा किसमें, केजी में, और जो आपका आंसर बन करके आएगा लैम्बडा का वो आएगा किसमें, मीटर्स में। ठीक है, बट जब हम मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हीलियम का मोलर मास क्या है 4, किसमें हम मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, केजी में तो हम लोग मेजर करते नहीं है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करोगे आपका मोलर मास के टर्म्स में, तो ये बन करके आता है 25.6 डिवाइडेड बाई √m इंटू √T, और ये आपको वैल्यू किस में देगा, एंगस्ट्रॉम्स में देगा, जहां m क्या है, m है आपका मोलर मास, और आपका T क्या है, T जो है वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लिख लीजिए। यस सर। जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ देखो ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए है, हाँ। ये हमने लिखा सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, और मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है वो होता है 3। चलिए हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, some important points related to de Broglie wavelength, और matter waves, क्या है भाई? सबसे पहला ये कि ये जो मैटर वेव्स होते हैं, दीज मैटर वेव्स, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लिख लीजिए कि मैटर वेव्स आर नॉट मैकेनिकल वेव्स, मतलब दैट इज दे do not require any material medium for propagation। पहला ये हो गया। अब एक बात बताओ, आपने बोला कि सर मैटर वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा ही कुछ लाइट के भी साथ होता है, लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या हम मैटर वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं? क्या हम मैटर वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से बनते हैं। चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेट करना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगा। यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी वो मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट भी है, तो भी क्या होगा, वो मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा। तो लिख लीजिए दे आर नॉट द मैटर वेव्स आर नॉट electromagnetic, the matter waves are not electromagnetic waves. The matter waves are not electromagnetic waves because the electromagnetic waves are produced from accelerating charged particles only. Accelerating charged particles, but there is no such requirement for matter waves। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल रेस्ट पे है,
मूव नहीं कर रहा है। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा आप बोलते हो लैम्डा होता है h/mv। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो उस पार्टिकल के लिए अगर आपका वेलोसिटी 0 हो गया तो आपका नीचे में पूरा h/0। h/0 का मतलब क्या कि जो आपका लैम्डा आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो जब कोई पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उसके लिए लैम्डा इनफाइनाइट होता है, मतलब वो वेव आपको दिखेगी ही नहीं, इतना बड़ा उसका वेवलेंथ हो चुका है। तो लिख लीजिए फॉर पार्टिकल्स एट रेस्ट, फॉर पार्टिकल्स एट रेस्ट the de Broglie wavelength is what? Is infinite। ठीक है जी। चौथी बात क्या है? वही सेम इक्वेशन है कि भाई साहब आप इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हो कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी कम होगा वेवलेंथ ज्यादा होगा। लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगा, मास कम होगा वेवलेंथ ज्यादा होगा। यही सारी बात है, लिख लीजिए। चलिए जी, ध्यान इधर बोर्ड पे। अब देखो डी ब्रोगली साहब ने क्या किया, एक थ्योरी दे दी, बोल दिया कि भाई अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगा। उस वेव का उन्होंने वेवलेंथ भी बता दिया, सारे कैलकुलेशंस करके दिखा दिए, लेकिन कोई इसका प्रूफ है ही नहीं। कोई एक्सपेरिमेंटल कहीं पर इसका प्रूफ देखने को उस समय तक मिला ही नहीं था। तो बाकी लोग क्या कर, अब थ्योरी इतनी थ्योरी तगड़ी है, थ्योरी में इतना दम है कि आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, और बिना उसको सही साबित किए आप मान भी नहीं सकते। साइंस का तो ये ना भाई कि जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट के अंदर ये चुल मचा होता है। तो साइंटिस्ट इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे भी करके इस थ्योरी का हमको कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने को मिले। इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। ये डेविसन और गर्मर ने यही किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की ये बात कोशिश की कि भाई साहब जो डी ब्रोगली बोल रहे हैं क्या वो सही में होता है या नहीं होता है। बट यहां पर दिक्कत की बात यह है कि डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपने जो पिछला चैप्टर जंप मार करके यहां पर आए हैं, कौन सा चैप्टर जंप मार के आए हैं? वेव ऑप्टिक्स। जो आप पिछला चैप्टर जंप मार करके आए हैं उस पिछले चैप्टर में एक टॉपिक होता है इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस आपको पता होगा तभी आपको डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आएगा। आया बात समझ में? तो थोड़ा सा जो जानकारी है हम लोग अभी इंटरफेरेंस पे लेने जा रहे हैं, ठीक है। जितना काम का जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं ताकि आप डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट समझ पाओ, ठीक है। मान लो एक वेव है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक। यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, मान लो पार्टिकल P, ठीक है जी। वेव मतलब क्या होता है? वेव मतलब डिस्टरबेंस, वेव मतलब एनर्जी। तो जब यहां से वेव चल करके पार्टिकल P तक पहुंचेगा तो इस वेव की वजह से जब ये पार्टिकल P तक पहुंचेगा तो P का क्या होगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, P ऊपर की तरफ जाएगा इस वेव के चलते। मान लीजिए इसी समय अगर सिर्फ यहां पर, अच्छा पहले इतना समझ लो, अगर मान लो ये आपका वेव है, इसको हम बोल रहे हैं y1, तो y1 इस वेव के चलते पार्टिकल P में अगर डिस्प्लेसमेंट हम होगा, अगर सिर्फ इस वाले वेव के चलते पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा तो मान लो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका y1, ठीक है। इसी समय जब ये पहला वेव P की तरफ आ रहा था, मान लेते हैं कोई दूसरा वेव भी इधर से आ गया, कोई दूसरा वेव भी इधर से चला आया, एक वेव इधर से आया, दूसरा वेव इधर से आया। अगर सिर्फ वेव 1 आता तो P का डिस्प्लेसमेंट होता y1, अगर सिर्फ 2 आता, पहला वाला वेव नहीं आता, तो P का डिस्प्लेसमेंट होता y2। बट दोनों आ गए एक साथ, दोनों पॉइंट P पर आ गए तो P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऊपर नीचे, y2 माइनस y1 जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? लॉजिकली बताइए। y1 आएगा फिर भी डिस्प्लेस करेगा, y2 आएगा फिर भी डिस्प्लेस ही करेगा। जिस तरह से यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, इनके मिलने का डायरेक्शन देखो। पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम करो किधर हो रहा होगा, दोनों एक साथ क्या करेंगे? पार्टिकल को P को उठा देंगे,
दोनों मिल करके उठाएंगे, है कि नहीं? अगर ये सिर्फ अकेले होता, सिर्फ अकेले उठाता, ये होता सिर्फ अकेले उठाता, बट जिस तरह से दोनों मिल रहे हैं, इस प्रकार के मिलने की वजह से दोनों मिल करके पार्टिकल को P को उठाएंगे, तो यहां पर P का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो y1 प्लस y2 होगा। मतलब जितना ये अकेले उठा सकते थे उससे ज्यादा दोनों ने मिलकर के उठा दिया। मतलब दोनों के मिलने से कुछ बना। क्या बना? एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ। क्या कंस्ट्रक्ट हुआ? कुछ इसका एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट P का कंस्ट्रक्ट हुआ। तो इस प्रकार के इंटरफेरेंस को आप क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या? मिलना, दो चीजों का मिलना, आपस में टकराना, इंटरफेयर करना। जैसे हम आप कैसे बोलते हैं कि भाई तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मतलब क्या? कि मेरे जीवन में दखलंदाजी मत करो। समझ रहे हो ना? बट यहां पर क्या है? वही चीज है, ये दोनों वेव आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो दोनों के हस्तक्षेप करने की वजह से, अगर यहां पर दोनों इस तरह से हस्तक्षेप करें कि दोनों के मिलने से नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ करके आए, नेट एनर्जी बढ़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया बात समझ में? मान लीजिए यही वेव इस तरह से आकर के मिलते, यहां पर पार्टिकल P है, वेव आया आपका y1, और ये पार्टिकल P के पास वेव आया आपका y2, कुछ इस प्रकार से। ये आपका रहा वेव y1, इसके चलते डिस्प्लेसमेंट y1, वेव 1 के चलते डिस्प्लेसमेंट y1, वेव 2 के चलते डिस्प्लेसमेंट y2। अगर सिर्फ ये आता इसको डिस्प्लेस करता y1 से, सिर्फ ये आता इसको डिस्प्लेस करता y2 से, दोनों साथ में आए हैं, मगर कुछ इस तरह से आए हैं। अब क्या होगा P के साथ? अब जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के द्वारा क्रिएट किए गए डिस्प्लेसमेंट को ये दोनों क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को ये लोग काट रहे हैं। तो यहां जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, या कह लो कि जो नेट एनर्जी P को मिलेगी वो घट करके मिलेगी। यहां जो नेट एनर्जी P को मिली थी वो बढ़ करके मिली थी, यहां जो नेट एनर्जी P को मिलेगी वो घट करके मिलेगी। तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस जहां नेट एनर्जी कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब किसी चीज का नाश होना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी चीज का नाश होना, नष्ट होना। और यहां दो पार्टिकल्स इस तरह से मिल रहे हैं कि यहां पर P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है P की। तो हम इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिगर बनाइए। चलिए जी, थोड़ा सा और इंटरफेरेंस के बारे में समझते हैं। मान लीजिए इधर है आपका पार्टिकल P, थोड़ा सा और लेफ्ट बनाते हैं, लिखने के लिए जगह रहेगा। मान लो यहां पर है आपका पार्टिकल P, यहां है पहला सोर्स ऑफ लाइट S1, और यहां पर है आपका दूसरा सोर्स ऑफ लाइट S2। अब आपको पता है लाइट क्या होता है? लाइट इज अ वेव। तो S1 से वेव निकलेगा और वेव निकल करके यहां तक पहुंचेगा, P तक पहुंचेगा। मान लेते हैं S1 से P का जो दूरी है वो है आपका x1, और S2 से सोर्स S2 से जो P का दूरी है मान लेते हैं आपका क्या है? S2। S1 का जो इक्वेशन होगा, लाइट इज व्हाट? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। हाँ सॉरी, x2, ये हो गया आपका x2। जो आपका वेव 1, जो आपका सोर्स S1 से जो वेव आ रहा है, इसका मान लेते हैं आपका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1। और जो आपका सोर्स S2 से आपका वेव आ रहा है, इस वेव का इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। जो आपने दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट लिए हैं ये हैं आपके कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब होता है कि दोनों का जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों आपस में बराबर हैं, और इसको हम बोल देते हैं ओमेगा। तो आप देख सकते हो इसका भी y1 का भी आपका ओमेगा क्या है और y2 दोनों का ओमेगा क्या है? आपस में सेम है, मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। आया बात समझ में? ये जो होता है ना ब्रैकेट में, जो आप साइन के साथ ब्रैकेट में देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेज। इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो आपका जो y1 का जो फेज है phi1, ये क्या है आपका? ये आपका ओमेगा t प्लस kx1।
और आपका φ2 जो आपका सेकेंड वेव है, इसका आपका कितना है फेज, ये आपका ओमेगा टी प्लस kx2। अब आप देखो, इधर से एक वेव आया, इधर से दूसरा वेव आया, आपको पता है यहां पर क्या होगा, दोनों वेव आपस में टकराएंगे। और आपको पता है जब वेव टकराते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे या तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। जहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वहां जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आपको मिलेगी वो बढ़ करके मिलेगी, और जहां डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वहां टोटल एनर्जी आपको घट करके मिलेगी। तो अभी आपको पता करना है कि यहां पर जो दोनों का इंटरफेरेंस होगा उसके चलते कब आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कब आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये आपको पता करना है। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन अगर आप कहिएगा हम आपको करा देंगे, बट क्योंकि हम अभी वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ आपको मेन फॉर्मूला बता देते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आया समझ में? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इधर लिख लीजिए फॉर डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है भैया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो आपका फेज डिफरेंस होता है फाई, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 2n पाई, जहां n क्या है 0 1 2 3। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो आपका फेज डिफरेंस फाई होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 2n - 1 इंटू पाई, जहां n क्या है, यहां पर n 0 से शुरू नहीं होकर के 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से। आया बात समझ में? ये है आपका फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पहला। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस दोनों में जो होता है, मतलब डेल्टा एक्स, इसके केस में होता है n लैम्बडा, जहां n क्या है, n है आपका 0 1 2 3, और आपका जो सेकंड केस है यहां पर जो आपका पाथ डिफरेंस होता है ये होता है आपका 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, जहां n क्या है 1 2 3 4। ठीक है, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो आपको नेट एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ करके मिलता है, ये कितना होता है आपका a1 प्लस a2। जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब जो आपको नेट एम्पलीट्यूड मिलता है वो घट करके मिलता है a1 माइनस a2। जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो आपको इंटेंसिटी मिलती है I, वो क्या होती है, बढ़ करके मिलती है √I1 प्लस √I2। और जब आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यहां जो आपको नेट इंटेंसिटी मिलती है, नेट इंटेंसिटी ये होता है आपका √I1 माइनस √I2। आई बात समझ में? आपको इसका समरी अभी क्या याद रखना है, पहला चीज जो हमने फिगर बनाया था कि जब भी वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे किस तरह से मिलेंगे, कुछ इस तरह से मिलेंगे कि आपको टोटल एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी बढ़ करके मिलेगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में टोटल एनर्जी घट करके मिलेगी। कब होगा ऐसा, जब आपका फेज डिफरेंस इतना होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस इतना होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, अभी आपको ये चीज डिटेल में बता देते हैं। भाई वेव ऑप्टिक्स अगर आप पढ़िएगा, अगर हम इसी टॉपिक को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा रहे होते तो क्या आपको लगता है कि हम ये बस इतना में खत्म कर दिए रहते? इस पर पूरा एक क्लास इस पे पूरा डेडिकेटेड होता इस पे। हाँ, सिर्फ इस पे जी। ये कहाँ से, ये क्या है, क्यों आ रहा है ये फाई, ये सब क्यों आ रहा है? तो अगर वो आप समझना चाहते हैं तो हम समझा सकते हैं, बोलिए। और नहीं, अगर आप इस चैप्टर के मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आप इतना रट लो। आया समझ? जब हम लोग सारा कंप्लीट करके वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे तो हम लोग ये सब चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखिए, इसको लिख लीजिए। अच्छा देखो, थोड़ा सा समझ लो, ये जो आप डेल्टा एक्स लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका पाथ डिफरेंस है। ये है आपका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब क्या, आप देख सकते हो
कि P तक पहुंचने के लिए वेव 1 जो है वो कम दूरी तय किया है x1, और P तक पहुंचने के लिए वेव 2 जो है वो ज्यादा दूरी तय किया है, वो क्या है आपका x2। तो पाथ डिफरेंस जो है वो है आपका क्या है x2 माइनस x1। और यही जब आपका n लैम्डा के बराबर होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और आपका 2n - 1 × λ/2 के बराबर होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। देखिए आपका जो सिलेबस डिजाइन होता है ना, बहुत सोच समझ करके डिजाइन किया जाता है। किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस चैप्टर को बाद में पढ़ना है। अभी इस चैप्टर में हम लोग आ तो गए, बट यहां पर आपको किसका एप्लीकेशन मिल गया, वेव ऑप्टिक्स का एप्लीकेशन मिल गया। इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस में चलना जरूरी होता है। हो गया, लिख लिए। तो देखो आज हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ के खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे किया गया डेविशन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। वहां पर थोड़ी बहुत जो आपको यूज होगी जानकारी, उसका हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा समरी देखा है। बाकी कल हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। कल है संडे, बट कल आपका क्लास होगा। तो हाँ कल संडे है, बट आपका कल क्लास होगा। तो जैसे आज आप लोग फुल अटेंडेंस में आए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी आप लोग फुल अटेंडेंस में हमको दोबारा ये मौका देखने का सौभाग्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अली